गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं ऋषिकेश तिवारी अमोक पीसीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम ई दृष्टि घटना चक्र को चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक हमारा राष्ट्रीय घटनाक्रम होगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे एग्ज़ाम चाहे यूपीपीएस हो, चाहे आरओ हो, चाहे बीपीएससी, जिसको हम आगामी दिसंबर के मंथ में देखेंगे तीनों परीक्षाओं को, हम जानते हैं इसमें करंट अफेयर का बहुत अहम योगदान है। लगभग आपके 30 क्वेश्चन 32 क्वेश्चन डायरेक्टली करंट अफेयर पीसीएस में, लगभग 22 से 25 क्वेश्चन आपके आरओ में, और लगभग 20 से 22 से क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछे जाते हैं। इस नज़रिए से, इस डिस्कोर्स आपसे देखेंगे तो आपके लिए समसामयिक घटना चक्र एक बहुत की पॉइंट रोल कर सकता है आपके सिलेक्शन में, आपको कट ऑफ क्लियर करने के लिए। दोस्तों, करंट अफेयर पढ़ाते तो सभी हैं, आपको यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, तमाम कोचिंग चैनल पे मिलेगा, लेकिन यहाँ मैं आपको रीड ही नहीं कराऊंगा, स्टडी ही नहीं कराऊंगा, बल्कि यहाँ मैं आपसे ये चर्चा करूंगा कि आखिर क्या तरीका होता है आयोग के द्वारा प्रश्न पूछने का, उसका दृष्टिकोण कैसे होता है, और अब हम उसके दृष्टिकोण के हिसाब से कैसे अपने करंट अफेयर को क्लियर करें कि कम ही समय में एक अच्छे तरीके से और पॉइंट ऑफ व्यू से कि उस एग्ज़ाम में टैकल कर सके। एग्ज़ाम का नेचर कैसा है, प्रश्न का नेचर कैसे हो सकता है, और हम जो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं उसका किस तरीके से पढ़ें ताकि हमारे एग्ज़ाम में उसका बेनिफिट मिले। हम पहले इस टॉपिक से शुरुआत करते हैं, अब इसमें पता चल जाएगा कि आखिर कैसा हमारा नज़रिया कैसा होना चाहिए पढ़ने का। जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम का पहला टॉपिक है, हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव की मंजूरी। दोस्तों, हमें पता है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, नीचे लिखा गया है आप देखेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव की मंजूरी प्रदान की, जिसकी अब आप किसको अब इसमें आप देखेंगे जो प्रस्ताव आया है 18 सितंबर 2024 को, एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव की मंजूरी दी गई। अभी इसी ध्यान देने वाली बात है, इस जो समिति है, इस समिति की जो अध्यक्षता किया था पूर्व राष्ट्रपति आपके रामनाथ कोविंद ने किया था, और इन्होंने मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। अब देखिए इसमें प्रस्ताव क्या क्या है। प्रस्ताव, पहला ये प्रस्ताव है कि प्रस्ताव इसमें ध्यान देना है, 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। प्रथम चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे, और द्वितीय चरण में लगभग 100 दिन के अंदर, ये आप देखेंगे 100 दिन के अंदर आपके जो स्थानीय निकाय होते हैं, स्थानीय निकाय में कौन कौन आएंगे, आपके पंचायतें आ जाएंगी, आपके नगर पालिकाएं आ जाएंगी, उनके चुनाव कराए जाएंगे। ये तो हो गई करंट अफेयर की बात। अगर आपसे इससे प्रश्न पूछा जाएगा तो कैसा प्रश्न पूछा जाए, तो पहला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि आखिर, अगर सिंपल सा प्रश्न बना, जैसे सीधा लिखा है, उच्च स्तरीय समिति, वन नेशन वन इलेक्शन के जो समिति थी, इसमें कितने सदस्य थे, पहला ये, इसकी अध्यक्षता कौन थे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अध्यक्षता, जैसे आपको पता है कि पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने किया, तो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सदस्य इसके कम इंपॉर्टेंट है, इसलिए सदस्य पर बहुत ध्यान दें। एक हाँ, एक सचिव निकास देखना है, अमित शाह, गुलाम नबी आज़ाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एन.के. सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, संजय कोठारी और अर्जुन राम मेघवाल, 7 सदस्य थे और एक अध्यक्ष थे। हमें ये चीज़ ध्यान देना है कि आखिर इस टॉपिक से हमारा करंट अफेयर कैसे बनेगा। अगर सिंपल सा बना, अगर आयोग ने एक क्वेश्चन से वन लाइनर में पूछा, तो सिंपल से पूछेगा, हाल ही में गठित वन नेशन वन इलेक्शन की कमीशन की अध्यक्षता किसने की। आप सिंपल से कह देंगे कि क्या नाम है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। लेकिन आयोग, चूंकि आप जानते हैं प्रश्न का लेवल बदल रहा है, पूछा कैसे जा सकता है। पहला प्रश्न ये हो सकता है कि हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन के कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी अध्यक्षता किसी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की थी। दूसरा स्टेटमेंट डाल सकता है, इसमें 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे, या वो कंफ्यूज करने के लिए 3 चरणों में डाल सकता है। तीसरा ये देगा, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। दूसरा ऑप्शन देगा, स्थानीय निकाय के चुनाव 6 महीने के अंदर तक कराए। अगर आपने टॉपिक को बारीकी से नहीं ध्यान दिया, टॉपिक बारीकी का मतलब है कि आपको पता है कि 100 दिन के अंदर नहीं है, आपको ये पता है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे, अगर आपने इस बारीकी से, इस डिस्कोर्स से पढ़ा नहीं है, तो स्वाभाविक है आप ऐसे प्रश्नों को, जहाँ 4 ऑप्शन है या 3 ऑप्शन बना के देगा, आप उसमें कंफ्यूज होंगे और गलत करके आएंगे। मेरा नज़रिया यही है कि आपको मैं इस कंफ्यूजन को दूर करूं।
अगला क्या प्रश्न बन सकता है इसमें, अब आगे क्या देखेंगे, इसमें जो संशोधन किया जाएगा आप देख लेंगे, आर्टिकल आर्टिकल 83 और 172 के तहत संशोधन किया जा सकता है। और अब देखेंगे इसमें जो संशोधन जी किया जाएगा, इधर देखिए ये 368 अनुच्छेद के तहत संशोधन किया जाएगा। आपको पता है दोस्तों, संविधान के भाग 20 में 368 का संशोधन किए जाते हैं, जिसमें 2 संशोधन होते हैं। पहला होता है 2/3 बहुमत और दूसरा होता है 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। इसमें दोस्तों इस संशोधन में एक तो 2/3 के बहुमत चाहिए, प्लस आप देख रहे हैं इनको 100 दिन के अंदर, हाँ देखिए 100 दिन के अंदर आधे से अधिक या आधे राज्यों का क्या चाहिए, समर्थन चाहिए होता है। ये आपका इसमें प्रस्ताव है। ठीक, आगे चलते हैं हम अगले करंट अफेयर की तरफ। अगला करंट अफेयर है हमारा पीएम आशा। पीएम आशा का मतलब है प्रधानमंत्री अन्नदाता संरक्षण योजना। इसका मतलब क्या है, मैं इसको समझाता हूँ। पहले क्या होता था कि जैसे जो एमएसपी जारी की जाती थी उसमें ये किया जाता था, मान लीजिए गेहूं की एमएसपी है, गेहूं की एमएसपी 21 रुपये है। अब जब किसान मार्केट में जाता था उसको हो सकता है 20 रुपये, 18 रुपये, 17 रुपये में उसको गेहूं अपना बेचना पड़ सकता था। अब सरकार क्या करती है इस योजना के अंतर्गत कि जो उसको जैसे जो एमएसपी है, जो वास्तविक मूल्य पे किसान ने बेचा, उससे जो मूल्य की कमी है उसी को पूरा करने के लिए कि उसको सरकार भरपाई करेगी। इसे कहते हैं प्रधानमंत्री अन्य दाता आय संरक्षण योजना। ठीक, हाल ही में इसका क्या कॉन्टेक्स्ट रहा है, इसका कॉन्टेक्स्ट ये रहा है दोस्तों कि इसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता ने इस योजना को 2025-26 तक के लिए प्रस्तावित कर दिया। और कितना है इसमें लगभग आपका 3500 करोड़, आप देखेंगे 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और ये एक अम्ब्रेला योजना है जिसके घटक कौन कौन से, मूल्य समर्थन योजना या प्राइस सपोर्ट स्कीम, मूल्य स्थिरीकरण योजना, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, मूल्य घाटा योजना, प्राइस डिफिसिट पेमेंट स्कीम और MIS यानी मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। इन योजनाओं को इसमें शामिल किया गया है। अगली योजना है दोस्तों हमारी, अगली न्यूज है प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम योजना। इसका क्या मतलब है, इसमें दोस्तों आप पहले सुन रहा होगा, आपने पढ़ ही रहे होंगे कि एक होता है जनजाति बहुल गांव या आकांक्षी ग्राम योजना, आकांक्षी जिला योजना, आकांक्षी ब्लॉक योजना। 2 योजनाएं सरकार ने नीति आयोग के माध्यम से चला रही है, जिसमें ये किया जा रहा है जो अत्यंत पिछड़े हुए क्षेत्र हैं भारत के, चाहे जिले हों जहाँ जनजातियों की संख्या अधिक है, या फिर ब्लॉक, इस बार बजट में ब्लॉक की घोषणा की गई है, ब्लॉक हो उसमें क्या करना है, हमें डेवलप करना है। इस योजना के माध्यम से ये किया गया है, प्रधानमंत्री अंडरलाइन किया गया, प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम योजना की मंजूरी की गई कब, 18 सितंबर 2024 में। इसके जो सकल व्यय है इसमें 16156 करोड़ रुपए किया गया है। इसमें केंद्र और राज्यों दोनों हिस्सेदारी है। और पहले ये ध्यान देना इसका उद्देश्य क्या, इसका उद्देश्य ये है कि यह केंद्रीय स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत 1000 गृहों को आवास बढ़ाना। क्यों, इसका उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों को पर्यटन को बढ़ावा देना। यहाँ देखिए आप क्या, जनजातीय क्षेत्रों को पर्यटन को बढ़ावा देना और जनजातीय समुदाय को वैकल्पिक आजीविका को प्रदान करना। ठीक, और जिसमें केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय क्या काम करेगा, इसमें 1000 गृहों को मतलब आवासों को जहाँ जनजातीय क्षेत्र है वहाँ पर क्या करेगा, उसको निर्माण करेगा। ये थी आपकी जनजातीय उन्नत ग्राम योजना। अगली क्या योजना है, बायो राइड योजना। बायो राइड योजना क्या है दोस्तों, हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया जैव प्रौद्योगिकी संबंधित हितधारकों को एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, एक वार्षिक कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसका फुल फॉर्म जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, बीरा, आपने पढ़ा होगा, जानते होंगे। इसमें क्या किया गया, जो 45 फूड्स होते हैं उनको जैसे उच्च गुणवत्ता वाले विटामिन या प्रोटीन्स को मात्रा को बढ़ाकर उसको प्रोडक्शन करना। इसमें क्या किया गया, हाल ही में 18 सितंबर 2018 प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायो राइड योजना की मंजूरी दी।
इसका पूर्ण रूप क्या है? जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार उद्यमिता विकास। इसका मतलब क्या है? बायोराइट के फुल फॉर्म का पूछ लिया जाए क्या बताएंगे? बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक, इन दो इसमें क्या किया गया है कि इसका मेन मंजूर क्या है? इसके पहले एक मंजूरी दी गई थी क्या? बायो ई3। बायो ई3 फुल फॉर्म क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट नीति की घोषणा की गई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं। आगे पढ़ते हैं। नमो भारत रैपिड रेल योजना। यह, अब आप समझिए कि इसको यहाँ से नहीं, थोड़ा आगे से पढ़िए। आगे से क्यों पढ़िए? इसमें दिया गया है यहाँ से नीचे 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भारत में पहली वंदे मेट्रो ट्रेन की उद्घाटन किया। अगर पूछा जाए भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन कहाँ चली, कहाँ होगा? कहाँ होगा? गुजरात में। कहाँ से? अहमदाबाद से भुज के बीच में। किसने इसका पूछा क्या, किसने घोषणा किया? पूछा जा सकता है, जिसका नाम प्रधानमंत्री मोदी ने किया। अब इसी का नाम क्या बदल गया? इसी का नाम बदल के देखिएगा, इसी का नाम बदल के क्या कर दिया प्रधानमंत्री? इसी का नाम बदल के नमो भारत रैपिड रेल उद्घाटन रेल कर दिया गया। इसी ट्रेन का क्या नाम कर दिया गया? नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया। एक चीज़ और करंट वाला चीज़ है, इसमें ध्यान देना है हमें। 1 सितंबर 2024 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में, कहाँ पे? बेंगलुरु के परिसर में भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट, यानी वहाँ पर आपने देखा होगा एक ट्रेन सेट का मतलब स्लीपर मेट्रो ट्रेन का शुरुआत, मतलब कि मेट्रो मतलब कि जो डिब्बे बनते हैं वहाँ पर उन्होंने उसका अनावरण किया था। ठीक, यहाँ पे जो क्वेश्चन बन सकता है कैसे बन सकता है? पहला पूछ सकता है भारत की पहले वंदे मेट्रो ट्रेन कहाँ चली, कि किसने उद्घाटन किया, कहाँ से कहाँ तक, ये तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कहाँ से? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से अहमदाबाद से भुज के बीच में। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? उसमें ही बात ये इंपॉर्टेंट है, यह मेट्रो ट्रेन और इसमें अंतर क्या है? इसमें देखेंगे, अंडरलाइन किया है मैंने। इसमें मेट्रो ट्रेन में अंतर ये है, मेट्रो ट्रेन क्या है? शहर के अंदर कनेक्टिविटी प्रदान करती है। और जो नमो भारत रैपिड रेल सेवा है, अंतर शहरी कनेक्टिविटी। अंतर शहरी कनेक्टिविटी का मतलब ये हो गया कि दो शहरों को बीच में, जैसे इलाहाबाद और कानपुर के बीच में जो कनेक्टिविटी होगी, इसको कौन करेगा? ये नमो भारत रैपिड रेल करेगी या वंदे मेट्रो ट्रेन करेगी। और उसके बाद जो मेट्रो ट्रेन होती है वो क्या करती है? शहर के अंदर अपना काम संचालन करती है। इसमें बस इतना ही। मिश्र मौसम। हाल ही में प्रधानमंत्री ने मिश्र मौसम की शुरुआत की। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि हर मौसम में अधिक तैयार और स्मार्ट जलवायु के निर्माण करना। इसका मतलब क्या है? यह किसके द्वारा शुरू किया गया पूछा जाएगा, तो आंसर क्या होगा? केंद्रीय पृथ्वी मंत्रालय इसके द्वारा क्रियान्वित कर रहा है। क्या क्या है इसमें पृथ्वी मंत्रालय 3 घटक है। कौन कौन सा? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र। इसके द्वारा क्या किया जाएगा? मौसम की सटीकता की जानकारी ली जाएगी। ठीक, इसमें बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की कहाँ से शुरू किया गया, इसमें शहरों की श्रेणी कितने प्रकार से, किसने किए? पहले की ध्यान दीजिए, पहले यहाँ आते हैं स्मृति तथ्य में कि 7 सितंबर 2024 के जयपुर के नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगर पूछे कौन सा दिवस था 7 सितंबर को, तो नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसके नीचे क्या किया गया? इस सर्वेक्षण को जारी किया गया। इसमें जारी करने वाले कौन थे? इसमें देखिए मैंने अंडरलाइन किया है, क्या? भूपेंद्र यादव और भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा कौन है दोस्तों? राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने क्या काम किया? इन दोनों ने मिलकर क्या काम किया? इसको लॉन्च किया। इसमें किया गया, आप देखिएगा कि 3 श्रेणी में इसमें राज्यों को विभाजन किया गया। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। तीनों श्रेणियों में आप देखेंगे, पहले श्रेणी में कौन आता है? 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला शहर आता है। दूसरे श्रेणी में जो आता है, 3 से 10 लाख वाले शहर आते हैं। 3 से 10 लाख वाले शहर। तीसरे श्रेणी में जो होते हैं 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर आते हैं। अब इसमें ये ध्यान देना है कि जो पहली श्रेणी के अंतर्गत शहर है कौन है? सूरत, जबलपुर और आगरा। कौन कौन सा? सूरत गुजरात का, जबलपुर मध्य प्रदेश का, आगरा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन जाता है, क्योंकि आगरा इसमें प्रथम स्थान पे है। ठीक,
अगर एक बात आप देखेंगे इधर आइए, द्वितीय श्रेणी में कौन आ रहा है, अब द्वितीय श्रेणी में भी इंपॉर्टेंट बन जा रहा है, कौन सा, देखिए फिरोजाबाद। फिरोजाबाद जो है उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान पर आ रहा है, और अमरावती महाराष्ट्र ये भी सेकंड पर आ रहा है। तीसरा झांसी, ये देखिए द्वितीय श्रेणी में झांसी भी आ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगला क्या है कि रायबरेली तीसरी श्रेणी, रायबरेली और नलगोंडा तेलंगाना और नालागढ़ हिमाचल प्रदेश, ये तीन पहले श्रेणी में, दूसरी श्रेणी, तीसरी श्रेणी में आने वाले जिलों को आपको याद रखना है, और यही आपके शहर के लिए, आपके न्यूज के लिए इंपॉर्टेंट पड़ जाएगा। इससे ज़्यादा आपके इसमें कुछ नहीं है। हाल ही में अब देखेंगे, हाल ही में देखेंगे भारत स्वच्छ भारत मिशन को नेचर, नेचर एक पत्रिका है, यहाँ देखिए दोस्तों, नेचर एक पत्रिका है, विश्व का अग्रणी बहुविषयक विज्ञान जर्नल है, जिसके में भारत के स्वच्छ भारत मिशन की क्या किया गया है, प्रशंसा की गई। क्या किया गया इसमें, प्रशंसा की। इसमें ये बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि भाई साहब जो स्वच्छ भारत मिशन चला, स्वच्छ भारत मिशन जो चला, उसके माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय के निर्माण और भारत में शिशु की मृत्यु दर, इन दोनों में कमी हुई। क्या हुई, कमी हुई। उल्लेखनीय है कि नेचर के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन और भारत में नवजात शिशु मृत्यु दर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के मृत्यु दर में कमी के उद्देश्य से ये बताया गया। इसमें यह बताया गया है कि इस अध्ययन में एक दशक मानी 2010 से 2020 के अवधि में 35 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और 640 जिलों के आंकड़ों विश्लेषण किया गया। फिर उसमें यह बताया गया कि इस अध्ययन वादे के परिणाम दर्शाते हुए कि जिला स्तर पर शौचालय पहुंच 10% बिंदुओं की आप देखेंगे कि वृद्धि होने पर आयमान में औसत 0.9% बिंदु की कमी हो रही, मतलब कि 10% जहाँ शौचालय पहुंचा है वहाँ पर लगभग 0.9% की शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। और यही आपके रेशियो आपका आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके आंकड़े पूछे जा सकते हैं। टोटल देखिए स्वच्छ भारत मिशन के पैमाने पर लगभग प्रति वर्ष 60-70 हज़ार नवजात शिशुओं के जीवन रक्षा के योगदान दिया है, ठीक। अब इसमें थोड़ा फैक्ट ध्यान दें कि स्वच्छ भारत मिशन आखिर की सेवा स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, 2014 में हुई थी। इसे आप सभी लोग जानते हैं, इसे थोड़ा सा पढ़िएगा। इसे दिया ना 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री ने इसे लॉन्च किया था, स्वच्छ भारत मिशन का, जिसका फोकस सार्वभौमिक स्वच्छता और कवरेज इसका थीम था। और विश्व में सबसे बड़ी राष्ट्रीय व्यवहार की परिवर्तन की ये क्या, इसमें क्या परिवर्तन, स्वच्छता कार्यक्रम है। और इसमें क्या करना था कि देश में खुले शौच से मुक्त करा। मेन उद्देश्य क्या था, देश को खुले शौच से मुक्त करा। ये मैंने अंडरलाइन किया, देश में खुले शौच से मुक्त करना, ठीक। आगे है एक ही स्वच्छता ही सेवा अभियान। हाल ही में 17 सितंबर 2024 को से 2 अक्टूबर 2024 तक स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत किया गया। स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजन प्रतिवर्ष स्वच्छ भारत दिवस 2 अक्टूबर से पहले किया जाता है। इसमें इस अभियान की योजना आवासन एवं शहरी मंत्रालय, देखिए मंत्रालय बहुत ध्यान देना है, कौन कौन सा मंत्रालय, आवासन एवं शहरी मंत्रालय आपके सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद स्वच्छता ही सेवा अभियान केंद्रीय विषय क्या है, स्वभाव, स्वच्छता और संस्कार। स्वभाव, स्वच्छता और संस्कार, इसमें ही इसका केंद्रीय विषय है। दोस्तों अगर ये आपको मेरे द्वारा पढ़ाए जाने वाले न्यूज़ आपको अच्छे लग रहे हैं, करंट अफेयर अच्छे लग रहे हैं, तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। अब अगले इसके आगे की सीरीज में आगे कल की वीडियो में रहेगी। मैंने इसे राष्ट्रीय घटनाक्रम में कई खंडों में बांटा है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में, चूंकि एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। अगर एक्सप्लेनेशन ना हो तो टाइम कम लगता है। और एक्सप्लेन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको इससे ये आइडिया होगा कि आखिर प्रश्न बन कैसे रहे, प्रश्न पूछे कैसे जा सकते हैं, और उसको प्रश्न टैकल करने की हम किस दृष्टिकोण से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।